नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका पिलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल फोबोस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो 2014 में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था। शुरुआत में तो इसरो ने ये बोला था ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है ये मार्स के चारों ओर चक्कर लगाएगा एक ऑर्बिट में 6 महीने के लिए, लेकिन बाद में इसरो की तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया था कि इस मार्स ऑर्बिटर मिशन के पास इतना फ्यूल है कि ये कई सालों तक मार्स के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। अब क्या हुआ है, ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, मार्स कलर कैमरा यानी MCC। इस कैमरा ने फोबोस की इमेज को कैप्चर किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ये फोबोस क्या है जिसकी इमेज को मार्स कलर कैमरा के द्वारा कैप्चर किया गया है? फोबोस देखो मार्स का एक मून है। मार्स के 2 मून हैं, एक फोबोस जो इनर मोस्ट और दोनों मून्स में से सबसे बड़ा मून है, और दूसरा मून है डीमोस। फोबोस एंड डीमोस। फोबोस बड़ा है और इनर मोस्ट है। इसी मून की इमेज को कैप्चर किया गया है मार्स कलर कैमरा के द्वारा। इमेज में ये सारे जो क्रेटर हैं, क्रेटर मतलब इस प्रकार के खड्डे जो प्लैनेटरी बॉडी पर बन जाते हैं किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के टकराने से। देखो मार्स के दोनों मून्स को डिस्कवर किया गया था 1877 में असफ होल के द्वारा, और फोबोस के बारे में ये माना जाता है ये पूरा मून बना हुआ है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से। ये एक प्रकार का मीटियोराइट मटेरियल है। वैसे देखो इसरो पहली ऐसी स्पेस एजेंसी नहीं है जिसने फोबोस की इमेज को कैप्चर किया है और जिसमें क्रेटर्स दिख रहे हैं। इससे पहले भी दूसरी स्पेस एजेंसीज ऐसा कर चुकी हैं, बट फिर भी इसरो के लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये फोबोस जो है ज़्यादातर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से बना हुआ है, यानी मीटियोराइट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए ये लीस्ट रिफ्लेक्टिव है। कोई चीज़ हम क्यों देखते हैं? जब देखो किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो फोबोस के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता फोबोस, इसलिए फोबोस को देखना मुश्किल है, बट इसरो ने इसकी इमेज कैप्चर की है, इसी वजह से ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिंधु दर्शन फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लद्दाख में जो नीमू पोस्ट है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था, और इसी दौरे के दौरान सिंधु दर्शन पूजा भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा परफॉर्म की गई। सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है ये देखो लद्दाख में इंडस रिवर के किनारे पर सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का ये होता है लोगों को इस बारे में बताया जा सके इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये देश की कम्युनल यूनिटी और कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है। 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। इसे सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1997 में, और देखो ये हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया था आर्टिकल में, फुल मून डे वाले दिन होती है गुरु पूर्णिमा, और उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल मैपिंग से संबंधित है। बोत्सवाना के बारे में क्या हुआ है? बोत्सवाना में देखो बहुत सारे एलिफेंट्स की एक साथ डेथ हो गई है। अभी तक एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पर नहीं पहुंच चुके हैं कि एकदम से बोत्सवाना में इतने सारे हाथियों की डेथ आखिरकार क्यों हुई। आप लोकेशन देख लीजिए बोत्सवाना की। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउदर्न पार्ट है। सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे नामीबिया, नॉर्थ में जाम्बिया और नॉर्थ वेस्ट में जिम्बाब्वे, और बीच में है बोत्सवाना। ये लैंडलॉक कंट्री है। बोत्सवाना में जो ओकावांगो डेल्टा है, इसी डेल्टा में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर हाथियों की डेथ हुई है एक साथ। बोत्सवाना में देखो
सबसे ज़्यादा हाथी हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी रहते हैं। और ओकावांगो डेल्टा जहाँ पे हाथियों की डेथ हुई है, ये एक बहुत बड़ा इनलैंड रिवर डेल्टा है नॉर्दर्न बोत्सवाना में। इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं IRDAI, इन्होंने देखो एक पैनल गठित किया है जी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में। ये नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। ये पैनल काम क्या करेगा? ये पैनल काम करेगा कि हमारी जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है या फिर कोई दूसरा सेक्टर अगर श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर करता है देश में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो क्या ये सूटेबल है या फिर नहीं है। श्योरिटी बॉन्ड होते क्या हैं, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है O, एक का नाम है S। P को कुछ पैसों की आवश्यकता है, O के पास पैसे हैं, O P को पैसे देने के लिए तो तैयार है, बट देखो O को डर लगता है कि कहीं P ने अगर पैसे नहीं लौटाए इस समय पर तो नुकसान हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में S की एंट्री होती है। S बोलता है O को कि हम गारंटी लेते हैं, हम श्योरिटी लेते हैं कि P आपसे जो पैसे ले रहा है वो लौटा देगा। अगर P ने नहीं लौटाए तो इनकी जगह हम लौटाएंगे। समझ गए? मतलब S ने श्योरिटी ले ली और बाद में जो P है जिसने पैसे लिए थे नहीं लौटाए, वो अपने आप S को लौटाता रहेगा जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की हैं उनके अनुसार। ये होते हैं श्योरिटी बॉन्ड। ये तो चलो हमने पैसों के एग्जाम्पल से समझा। आप रोड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मान लीजिए। P ने बोला कि 1 साल के अंदर अंदर मैं रोड बनाऊंगा A से लेके B के बीच में। रोड इस क्वालिटी का होगा, काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं और O ने सर्विस दी है P को। लेकिन S के साथ श्योरिटी बॉन्ड साइन हुआ है, मतलब गारंटी बीच में S की है। अगर 1 साल के अंदर अंदर A से लेके B के बीच में P के द्वारा रोड नहीं बनाया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया जाता है, तो कंपनसेशन दिया जाएगा S के द्वारा O को, क्योंकि P की गारंटी किसने ली हुई है? S ने। श्योरिटी बॉन्ड साइन हुआ है S के साथ। तो ये श्योरिटी बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। रोड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है श्योरिटी बॉन्ड, क्योंकि ये एक प्रकार से श्योरिटी देता है प्रोजेक्ट जो है एक निश्चित सीमा में पूरा हो जाएगा और रिक्विजिट क्वालिटी के साथ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रेड प्लस के बारे में है। कंटेक्स्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। रेड प्लस देखो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए एक सॉल्यूशन है जिसे डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा। सिंपल भाषा में बात करें, रेड प्लस में होता क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को एनकरेज किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है, आप अपने यहाँ पर फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाइए, फॉरेस्ट को कटने से बचाइए, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी एनकरेज किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आपके यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है इसे आप इंक्रीज कीजिए ताकि और ज़्यादा एमिशंस को एब्जॉर्ब किया जा सके। और डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर ऐसा कर पाते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 17 के अंतर्गत एक ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश किया गया था। अभी इस फंड की सहायता से विभिन्न डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाता है रेड प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर डिफोरेस्टेशन को कम करते हैं, ज़्यादा फॉरेस्ट उगाते हैं, तो उनको इस फंड की सहायता से मॉनेटरी इंसेंटिवाइज किया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। रेड का पूरा नाम है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और प्लस क्या सिग्निफाई करता है? प्लस सिग्निफाई करता है रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट
कार्बन स्टेक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। रेड प्लस प्रोग्राम में देखो 3 फेज होते हैं, वैसे यूपीएससी पूछेगी नहीं लेकिन सिंपल से फेज हैं। पहले फेज में डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है आप स्ट्रेटेजी बनाइए, दूसरे फेज में वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और तीसरे फेज में वेरिफिकेशन के बाद मतलब जैसा रिजल्ट आया है उसके आधार पर पेमेंट दी जाती है डेवलपिंग कंट्रीज को इस ग्रीन क्लाइमेट फंड से। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ओफिकोर्डिसेप्स न्यूटेंस फंगस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसर्चर्स ने देखो पहली बार सेंट्रल इंडिया में ये पाया कि ये जो फंगी है ये स्टिंक बग इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है। फिर से बोलता हूँ, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है हेलियोमोर्फा हेलिज, जिसे स्टिंक बग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इंसेक्ट है ना, ये फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। खास करके सोयाबीन के फ्रूट्स या फिर फूल हों, ग्रीन बीन्स, एप्पल, पियर, इन सब को नुकसान पहुंचाता है ये इंसेक्ट जिसका नाम स्टिंक बग है या फिर हेलियोमोर्फा हेलिज है। तो अब साइंटिस्ट ने एक ऐसे फंगी के बारे में बताया है जो कि इस इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करके मार देता है। मतलब इस फंगी का इस्तेमाल किया जा सकता है इस फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले स्टिंक बग इंसेक्ट को मारने के लिए। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा देखो ये होगा, इस इंसेक्ट से बचने के लिए हमारे किसान बड़ी संख्या में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना सिर्फ सोइल की प्रोडक्टिविटी पर असर होता है बल्कि ये हार्मफुल भी है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। लेकिन अब इस फंगी का इस्तेमाल किया जा सकेगा जिसका नाम है ओफिकोर्डिसेप्स न्यूटेंस इंसेक्ट को मारने के लिए, जिसका नाम है स्टिंक बग, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में अब रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। ये 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहले बोत्सवाना, क्या ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है? नहीं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तो वो देश आते हैं जैसे सोमालिया, जिबूती। ये बोत्सवाना तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है जैसा हमने डिस्कस किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, जी श्रीनिवासन पैनल, ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सही है। श्योरिटी बॉन्ड्स की सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए है ये श्रीनिवासन पैनल। उसके बाद सिंधु दर्शन फेस्टिवल, क्या ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं, लद्दाख में। गलत है ये स्टेटमेंट। उसके बाद रेड प्लस, क्या ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को अचीव करने के लिए है और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को इंसेंटिवाइज किया जाता है ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए? गलत। डिफोरेस्टेशन को कम करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि अभी जो फॉरेस्ट स्टॉक है वो इंक्रीज हो, इंसेंटिवाइज किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।